नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका इंडिया के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम यूपीएससी प्री के इस पार्ट में अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप तक आधुनिक भारत के इतिहास की श्रृंखला में आज कांग्रेस के आगे जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हो रहा है, आज हम नेशनल मूवमेंट को शुरू करने के लिए जा रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो हमारे इतिहास का सबसे गौरवान्वित पल है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के कितने चरण रहे, उदारवादी चरण क्या था, उग्रवादी राष्ट्रवादी चरण क्या था, क्रांतिकारी राष्ट्रवाद क्या था, गांधीवादी चरण क्या था, इन सब को पढ़ने से पहले मेरा एक नैतिक दायित्व आपसे बनता है कि हम ये जाने सबसे पहले कि राष्ट्रवाद किसे कहा जाता है, नेशनलिज्म किसे कहा जाता है, और भारत में जो राष्ट्रीय भावना आई, जो राष्ट्रीय संकल्पना आई, उसके पीछे कौन से कारक उत्तरदायी थे। तो आज हम राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करने से पहले 5-7 मिनट के लिए पहले ये देखें कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं और भारत में राष्ट्रवाद उत्पन्न करने वाले उत्तरदायी कारक कौन से थे। सबसे पहले जैसे हम अगर एक सामान्य परिभाषा देखें एनसीईआरटी के पॉइंट से कि एनसीईआरटी राष्ट्रवाद के संबंध में क्या कहती है, तो इसका सही उत्तर होगा वह संकल्पना जो एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में निस्वार्थ भाव से राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है और उनमें एकता की भावना विकसित करती है। तो सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि राष्ट्रवाद किसे कहते हैं। ध्यान रखना, राष्ट्रवाद की परिभाषा अलग अलग राजनीतिज्ञों के हिसाब से, एक्सपर्ट्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती है, लेकिन एक सामान्य परिभाषा हम लेना चाहें तो राष्ट्रवाद वह संकल्पना है जो किसी एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों में निस्वार्थ भाव से उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से जोड़ती है और उनमें एकता की भावना विकसित करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ वो बेसिकली 19वीं सदी में हुआ, और 19वीं सदी में जिस समय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ है उस समय भी भारत अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बंटा हुआ था। लगभग 600 से ज्यादा रियासतें थी और जहां पर ब्रिटिश का सीधा शासन था उसे ब्रिटिश शासन के नाम से जाना जाता है। इसलिए ध्यान रहे, भारत में जो नेशनलिज्म की भावना सबसे पहले आई वो रियासतों में नहीं आई, बल्कि वह भारत जिस पर ब्रिटिश का प्रत्यक्ष रूप से शासन था वहां पर राष्ट्रवाद सबसे पहले आया। अर्थात जब किसी क्षेत्र के लोग राजनीतिक चेतना के अनुरूप निस्वार्थ भाव से आपस में जुड़ते हैं तो राष्ट्रवाद की भावना कहलाती है। और भारत में ये नेशनलिज्म जो है उसके पीछे बहुत सारे उत्तरदायी अर्थात रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स थे। उनमें से कुछ की चर्चा हम करेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनमें से एक कारक होगा राजनीतिक कारक। जिस कारक ने सबसे ज्यादा भारत में राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया वो था 1857 का विद्रोह। कई इतिहासकार तो ये भी मानते हैं कि 1857 का विद्रोह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था, परंतु ऐसा कहना भी कुछ सीमाएं होगी। लेकिन यह सत्य है कि भारत में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में बहुत बड़ी भूमिका 1857 के विद्रोह ने निभाई थी। इसलिए राजनीतिक रूप से पहला बिंदु होगा 1857 का विद्रोह। और इसी समय जैसे 1857 के विद्रोह से पहले लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, जिसे शांतिपूर्ण विलय का व्यक्तिगत का सिद्धांत कहा जाता है, उसने भी राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में अपनी भूमिका अदा की, क्योंकि उन रियासतों के लोग अपने वतन के लिए लड़ने लगे और वहां से एक राष्ट्रवाद की भावना जागेगी। साथ ही साथ विदेशी शासन की नीतियां, यहां पर विदेशी शासन की नीतियों का मतलब है कि भारत में जो ब्रिटिश शासन रहा, भारत में जो मुगल शासन रहा, मुगल विदेशी थे लेकिन उन्होंने भारत को अपना वतन समझा, अपनी जमीन, भारत की जमीन को अपनी जमीन समझा। लेकिन अंग्रेजों ने लगभग
1757 के शासनकाल के बाद कभी भी भारत को अपनी वतन के रूप में नहीं अपनाया, इसलिए उनकी नीतियां हमेशा विदेशी नीतियां बनी रही। इसलिए एक इतिहासकार तो यहां तक कहते हैं कि ब्रिटिश हथौड़े ने ही भारत में राष्ट्रवाद को पैदा कर दिया। यहां ब्रिटिश हथौड़े का मतलब होगा कि ब्रिटिश सरकार भारत में जो भी नीतियां लेके आई, वो चाहे न्यायिक नीतियां थी, प्रशासनिक नीतियां थी, सिविल नीतियां थी, रेवेन्यू पॉलिसीज थी, उनके माध्यम से भारतीयों पर जो चोट की, जो आघात किया, उसी आघात ने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा किया। इसलिए एक बार यूपीएससी में प्रश्न पूछा गया था, ब्रिटिश हथौड़े ने ही भारत में राष्ट्रवाद को पैदा कर दिया। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश नीतियां भी कहीं ना कहीं भारत में राष्ट्रवाद के लिए उत्तरदायी थी। साथ ही साथ कुछ आर्थिक कारक थे। आर्थिक कारक के बारे में जैसे हम लोग भारत में कहावत भी है कि अक्ल जो है वो बादाम खाने से नहीं आती है, बल्कि ठोकरें खाने से आती है, शोषण से आती है। जब हमारा ब्रिटिश शासन काल के दौरान भयंकर आर्थिक शोषण हुआ, तो उस आर्थिक शोषण ने भी हमारे अंदर एक चेतना पैदा की, और उस चेतना ने भी राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में अहम भूमिका अदा की। जैसे ब्रिटिश काल में स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी और रैयतवाड़ी जैसी भू राजस्व नीतियां थी, और इन नीतियों के माध्यम से किसानों का व्यापक स्तर पर शोषण किया गया, और इस शोषण ने जनता में जिस भावना को कालांतर में पैदा किया, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। इसी प्रकार जब भारतीय धन का लगातार भारत से निष्कासन होता गया, जो मैंने आपको 3 चरणों में बताया था, वाणिज्यवाद, मुक्त व्यापारिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद, बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको उस वीडियो में समझाया था कि किस प्रकार भारत का धन भारत से बाहर गया, और जब भारत का धन भारत से बाहर गया तो भारत में गरीबी और बेरोजगारी लगातार बढ़ती गई, और उसका नतीजा रहा कि भारत में जब आर्थिक शोषण भयंकर होगा, तो वो आर्थिक शोषण एक नई प्रकार की राजनीतिक जागरूकता को पैदा करेगा। वह राजनीतिक जागरूकता एक चेतना लेकर आएगी, उसी चेतना का परिवर्तित रूप जो है वो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद कहलाएगा। इसी प्रकार जब वो भारत में कच्चे माल पर बल देने लगे, तो भारतीय कृषि पर भार बढ़ा, भारत की परंपरागत अर्थव्यवस्था का विनाश हुआ, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। अर्थात इन सब आर्थिक कारकों ने भी भारत में राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में अहम भूमिका अदा की। इसी प्रकार ब्रिटिश और पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले समाचार पत्र चलाने में अहम भूमिका अदा की थी। इसलिए भारतीय राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में उस समय के न्यूज़पेपर्स की भी बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि इन समाचार पत्रों ने भारतीय जनता की समस्याओं को उठाया और ब्रिटिश सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाया। इससे जनता जागरूक हुई, उनमें जागृति आई, इस जागृति ने नई चेतना पैदा की, और इस चेतना ने ही राष्ट्रवाद को जन्म दिया। जैसे हम देखें अमृत बाजार पत्रिका, इसी अमृत बाजार पत्रिका ने, जिसके संपादक शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे, इस अमृत बाजार पत्रिका ने बंगाल में किसानों की आवाज को उठाया, आम जनता की आवाज उठाया। इसलिए आपको पता होगा 1878 में लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाकर स्थानीय भाषी समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करना चाहता है, और मैंने कहा था इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को गला घोटू एक्ट भी कहा जाता है। उसके द्वारा जब समाचार पत्रों का गला घोटने का प्रयास किया गया, और मैंने कहा था कि अमृत बाजार पत्रिका को ही स्पेशली फोकस करके वो एक्ट लाया गया था, लेकिन अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपने आप को बंगाली भाषा से इंग्लिश में चेंज कर लिया, इसलिए वो प्रतिबंधित होने से बच गई। और उससे प्रतिबंधित होने वाला पहला समाचार पत्र था सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेजों ने किसी समाचार पत्र को प्रतिबंधित किया, तो उससे भी जनता में वापस प्रतिक्रिया हुई, और उस प्रतिक्रिया ने भी राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में अहम रोल अदा किया।
इसलिए कहते हैं कि लॉर्ड लिक्टन की प्रतिक्रियावादी नीतियों ने भी भारत में राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में अहम भूमिका अदा की थी। इसी प्रकार आगे चलकर लॉर्ड कर्जन ने भी बंगाल का विभाजन करके राष्ट्रवाद को स्थापित कर दिया। कुछ पत्रिकाएं और थी, जैसे द बंगाली जो सुरेंद्रनाथ बनर्जी की एक महत्वपूर्ण समाचार पत्र था, इसने बंगाल में राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में अहम भूमिका अदा की। इसी प्रकार संजीवनी बंगाली लेखक कृष्ण कुमार मित्र की फेमस पत्रिका थी, जिसने बंग भंग आंदोलन के दौरान अपनी अहम भूमिका अदा की थी। तो ध्यान रखना, मैं लिख कम पा रहा हूं, बोल ज्यादा पा रहा हूं। आप मेरी बातों को एक एक अक्षर को नोट कर ले, वहां से प्रश्न आएगा। और मैं लय में होता हूं तो कई बार मैं लिख नहीं पाता हूं, इसलिए आप उसको जब वीडियो आप देख लें तो उसके बाद आराम से कुछ चीजें राइट डाउन भी जरूर करना। उसके अलावा और कुछ पत्रिकाएं, जैसे बाल गंगाधर तिलक का मराठा एवं केसरी, मराठा अंग्रेजी भाषा में चलने वाली एक पत्रिका थी, जबकि केसरी मराठी भाषा में चलती थी। मराठा और केसरी ने तत्कालीन भारत में राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में निश्चित रूप से अहम रोल अदा किया। इसी प्रकार बंदी जीवन जो सचिंद्रनाथ सान्याल की थी, कहते हैं कि बंदी जीवन को पढ़ने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने आप को क्रांतिकारी बनने से रोक नहीं सकता था। मतलब बंदी जीवन इतनी शानदार तरीके से लिखी गई थी। बंदी जीवन में राष्ट्रवाद की बातों को इतना बेहतर तरीके से प्रस्तुत किया गया था कि कोई भी व्यक्ति इसको पढ़ने के बाद विदेशी शासन के खिलाफ क्रांतिकारी बनने से अपने आप को रोक नहीं सकता था। इसी प्रकार तो ये मैंने कहा कि भारत में राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने वाले कारक कौन से थे। तो पहला पॉलिटिकल फैक्टर, राजनीतिक कारक, दूसरा आर्थिक कारक, तीसरा समाचार पत्रों की भूमिका, चौथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक, सोशियो कल्चरल फैक्टर। यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। सामाजिक सांस्कृतिक कारक ने किस प्रकार से राष्ट्रवाद को उत्पन्न किया, तो उसमें पहला पॉइंट होगा कि भारत पर जब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव आने लगा, ब्रिटेन का, यूरोप का, जर्मनी का, फ्रांस का, इन यूरोपियन देशों का प्रभाव जो भारत पे आने लगा, तो भारत में जो सामाजिक बंधन थे, जो रूढ़िवादिता थी, उससे लोग ऊपर उठने लगे। और इसी समय ब्रिटिश ने अपने हितों के लिए, अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए कुछ भारतीय समाज में कुछ सुधार भी किए, जैसे सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के माध्यम से विधवाओं को पुनः शादी करने के लिए अनुमति प्रदान करना, कन्या हत्या पर रोक लगाना, दास प्रथा की समाप्ति, नर बलि प्रथा की समाप्ति, नौकरियों में भेदभाव का अंत करना, ऐसे बहुत सारे जो सोशल रिफॉर्म्स किए गए, उन सामाजिक सुधारों ने निश्चित रूप से भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में अहम भूमिका अदा कर दी। क्योंकि राष्ट्रवाद तब तक नहीं आ सकता जब तक सामाजिक चेतना ना हो, और यह सामाजिक चेतना उत्पन्न करने में पाश्चात्य संस्कृति की भूमिका भी रही, और भारत में 19वीं सदी में आरंभ हुए सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन की भी रही। इसलिए हम कहते हैं कि आधुनिक भारत का पहला नेता राजा राम मोहन राय थे। राजा राम मोहन राय को हम क्यों आधुनिक भारत के पहले नेता कहते हैं? वो पॉलिटिकल लीडर नहीं थे, लेकिन राजनीतिक जागृति भी तब तक नहीं आ सकती जब तक सामाजिक जागृति ना हो। तो ये बिंदु भी आप ध्यान रखना। तो भारत में जो नेशनलिज्म पैदा हुआ है, जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ है, उस राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने में भारत के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन की भूमिका रही। साथ ही साथ पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव रहा। और स्पेशली आप जब राष्ट्रवाद की बात करेंगे तो स्वामी विवेकानंद और स्वामी दयानंद सरस्वती और ब्रिटिश द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों को जरूर ध्यान में रखेंगे। आप लोगों को पता होगा, स्वामी दयानंद सरस्वती पहले समाज सुधारक थे जिन्होंने कहा था कि भारत भारतीयों के लिए है, इसलिए स्वराज की स्थापना होनी चाहिए। किस समाज सुधारक ने सबसे पहले स्वराज की बात कही थी? तो उत्तर होगा
स्वामी दयानंद सरस्वती। तो ये बिंदु भी आप ध्यान रखेंगे। उसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के अलावा विदेशी तत्वों की भी भूमिका रही, जिसके कारण हमारे राष्ट्रवाद जगेगा। विदेशी कारकों को हम देखें पीछे से, तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, जब बहुत सारे लोग हमारे यूरोप पढ़ने गए तो उन्होंने अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को बहुत नजदीक से देखा, और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम की कहानियां जो उन्होंने पढ़ी, उसका भारत पर निश्चित रूप से इंपैक्ट आया। एक हम पढ़ते हैं कि 1789 की फ्रेंच रिवॉल्यूशन, 1789 की फ्रांसीसी क्रांति ने भी मध्यम वर्ग को जगाने में अहम रोल अदा किया। इसी प्रकार जब 1905 में जापान ने रूस को पराजित कर दिया, तो यह अवधारणा फैली और इस बात को बल मिला कि एशियाई देश भी यूरोपियन देश को पराजित कर सकता है। इसी प्रकार अफ्रीकी देश इथियोपिया ने इटली को पराजित कर दिया, तो हमारे अंदर भी भावना जगी कि हम भी ऐसा कर सकते हैं। इसी प्रकार पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव और ब्रिटिश द्वारा किए गए सुधार, ये सबसे अहम बिंदु होंगे। और एक चीज और ध्यान रखना कि किसी भी देश में नेशनलिज्म पैदा करने में, उस देश में आरंभ में जो छोटे छोटे संगठन स्थापित होते हैं, राजनीतिक संगठन, जो भले ही अपने हितों के लिए हो, उन्होंने भी भारत में नेशनलिज्म को पैदा करने में अहम रोल अदा किया। जैसे भारत में अंग्रेजी शासन की शुरुआत सबसे पहले बंगाल से हुई, और बंगाल में सबसे जागरूक समाज था जमींदार, और जमींदारों के हित ब्रिटिश शासन से जुड़े हुए थे, इसलिए उन्होंने राजनीतिक रूप से अपने हितों के संरक्षण के लिए एक संस्था बनाई जिसका नाम था लैंड होल्डर सोसाइटी। लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1843 में द्वारकानाथ टैगोर ने की थी। इसी प्रकार पूना सार्वजनिक सभा, जिसकी स्थापना पूना में हुई 1870 में महादेव गोविंद रानडे। कुछ संस्थाओं के नाम आप राइट डाउन करना, जैसे बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जैसे अनेक संगठन थे जिन्होंने भारत में राजनीतिक जागरूकता लाने में अहम भूमिका अदा की। और सबसे बड़ा योगदान, देखो ध्यान रखना, हम ये कहें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में कांग्रेस की बड़ी भूमिका रही, तो ऐसा कहना अतिशयोक्तिपूर्ण होगा। बल्कि मैंने कहा कि भारत में जो राष्ट्रवाद पैदा हुआ, उसी से राष्ट्रीय आंदोलन चलेगा। उस राष्ट्रीय आंदोलन को पैदा करने में और उसे आगे ले जाने में बहुत सारे फैक्टर्स की भूमिका रही है, जो मैंने आपको बताया है यहाँ पर। इसी प्रकार मैंने ये कहा कि कांग्रेस की निश्चित रूप से भूमिका रही, लेकिन आपसे पूछे कि कांग्रेस से पहले वह कौन सा संगठन था जिसने अखिल भारतीय स्तर पर, हालांकि उसकी स्थापना बंगाल में हुई है, लेकिन एक प्रयास उसने किया था। उस संस्था का नाम था, उस संगठन का नाम था इंडियन एसोसिएशन। तो आप लोग इंडियन एसोसिएशन का नाम जरूर ध्यान रखना, जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। इंडियन एसोसिएशन, इस इंडियन एसोसिएशन ने 2 बार अखिल भारतीय सम्मेलन कराए। अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, देखिए आप, ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस शब्द आ रहा है, ऑल इंडिया, और साथ में राष्ट्रीय शब्द आ रहा है। और ऐसा पहला कॉन्फ्रेंस हुआ था 1883 में कलकत्ता में, और दूसरा हुआ था 1885 में कलकत्ता में। तो ध्यान रखना, इंडियन एसोसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस से पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे महत्वपूर्ण संगठन कौन सा था जिसने 2 बार अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया? तो वो था इंडियन एसोसिएशन। एक चीज का और ध्यान रखें आप लोग, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जब कांग्रेस की स्थापना हुई, तब कांग्रेस के पहले सम्मेलन में सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग क्यों नहीं लिया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भाग क्यों नहीं लिया? तो उत्तर होगा
जब कांग्रेस की स्थापना हुई दिसंबर 1885, तो कांग्रेस का पहला सम्मेलन बॉम्बे में हो रहा था। उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी अपने द्वारा बनाए गए संगठन इंडियन एसोसिएशन के दूसरे अखिल भारतीय सम्मेलन में कलकत्ता में थे। इस कारण वो भाग नहीं ले सके थे, हालांकि बाद में वो कांग्रेस के साथ जुड़ जाते हैं। तो ये पॉइंट ध्यान रखना, 1885 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस आयोजन होता है, उसी समय कांग्रेस का भी सम्मेलन बॉम्बे में होता है, इसलिए भाग नहीं ले पाते हैं। तो ये बहुत सारी, और एक भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी भूमिका रही है। तो आज जो मैंने आपको बताया कि इंडिया में जो नेशनलिज्म आया, भारत में जो राष्ट्रवाद आया, वो राष्ट्रवाद क्या है और उसको उत्पन्न करने वाले उत्तरदायी कारक कौन से थे। एक आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछे कि क्या ये सच है कि भारत में ब्रिटिश हथौड़े ने ही राष्ट्रवाद को पैदा कर दिया, तो मतलब पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव, ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव, ब्रिटिश वायसरॉय की प्रतिक्रियावादी नीतियों का प्रभाव, ये सब के सब वहां पर उत्तर में आएंगे। आप एक राष्ट्रवाद पैदा करने में भारतीय शिक्षा, जो पाश्चात्य शिक्षा है, उसकी भूमिका को भी डाल सकते हैं। तो ये था, आप इसका एक पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको चीजें बहुत बेहतर तरीके से याद रहे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है उसको हम पढ़ें, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और ये हमारे आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होने जा रहा है। तो आप ध्यान पूर्वक एग्जामिनेशन पॉइंट से भी पढ़ें, साथ ही साथ में पूरी राष्ट्रीय आंदोलन को आपको कहानी की तरह बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको लंबे समय तक न केवल चीजें याद रहे बल्कि उसका बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी आपको याद रहे। इसका प्रयास पूरा का पूरा किया जाएगा। अब मैं हेडिंग डाल रहा हूं, और हेडिंग है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट। कई जगह पर इसी को कहा जाता है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण, ये भी आप लिख सकते हो। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट जो हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उस राष्ट्रीय आंदोलन को हम मुख्यतः 3 चरणों में बांट सकते हैं, 3 फेजेस में। जो 3 चरण हैं वो 3 मुख्य जो है, 3 मुख्य, लेकिन ध्यान रखना वो 3 जो है उसको हम कहेंगे अहिंसात्मक चरण। पहला जो होगा, हमने ये लिखा है 3 मुख्य अहिंसात्मक चरण, मतलब वो हिंसा पर बल नहीं देंगे। तो वो जो 3 चरण है उसको हम बांटे, तो पहला फेज जो होगा, दूसरा फेज और तीसरा फेज। और आप लोग ध्यान रखना, इन दोनों के बीच एक हिंसक चरण भी होगा, इन दोनों के बीच एक हिंसक चरण भी होगा, और इन दोनों के बीच भी एक हिंसक चरण होगा। 3 मुख्य अहिंसात्मक चरण हैं और 2 हिंसक चरण हैं। अब और ध्यान रखना, जिन्होंने हिंसा के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लिया है, उनको उनके त्याग को भी भुलाया नहीं जा सकता है। उसमें आएंगे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब लोग उस फेज में होंगे। तो हम पहला चरण जो है, जैसे 3 मुख्य अहिंसात्मक जो है, उसका जो पहला चरण है, या मैं इसको डायरेक्ट लिखूं, उस पहले चरण को उदारवादी चरण कहा जाता है। जो पहला फेज है उसे उदारवादी चरण कहते हैं, और उदारवादी चरण का ही दूसरा नाम है नरमपंथी। इसी को कहा जाता है नरमपंथी, और इसी को इंग्लिश में कहेंगे मॉडरेट। यही जो है इंग्लिश में कहलाएंगे मॉडरेट। तो ध्यान रखना, हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला फेज है, पहला चरण जो है, उसे
उदारवादी चरण कहा जाता है, उसे मॉडरेट फेज कहा जाता है। और उदारवादी चरण जो है वो बेसिकली 1885 से 1905 तक लगभग माना जाता है। 1885 टू 1905, 1885 से 1905 तक की चरण को भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। हम इसको बहुत बेहतर तरीके से लगभग 1 घंटे तक इस फेज को पढ़ेंगे। हाँ, उदारवादी चरण के नेता थे दादाभाई नौरोजी, दिनसा वाचा, बदरुद्दीन तैयब, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित आनंद चार्लू, आनंद मोहन घोष, ऐसे बहुत सारे मॉडरेट अर्थात लिबरल अर्थात उदारवादी अर्थात नरमपंथी नेता थे। इसी प्रकार हमारा जो सेकंड फेज होगा उसको कहते हैं उग्रवादी राष्ट्रवादी। उग्रवादी राष्ट्रवादी, इसको हम कहेंगे इंग्लिश में एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिस्ट। इसी को गर्मपंथी भी कहा जाता है, ध्यान रखना, ये नरमपंथी और ये गर्मपंथी, इसी को गर्मपंथी भी कहा जाता है। लेकिन आप एक वर्ड को ध्यान रखें, वो है एक्सट्रीमिस्ट, उग्रवादी। लेकिन केवल उग्रवादी नहीं लिखोगे, क्योंकि केवल उग्रवादी का अर्थ नकारात्मक होगा। यहां उग्रवादी के साथ राष्ट्रवादी नेशनलिस्ट लगते ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो चरण होगा ये 1905 से 1919 तक माना जाता है। 1905 से 1919 तक का जो फेज है उसे उग्रवादी राष्ट्रवादी कहते हैं। इसके जो प्रमुख नेता होंगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, पाल विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष, ये इसके इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं। उसके बाद हम चलें तो तीसरा फेज जो है उसको हम कहते हैं गांधीवादी चरण, उसको हम कहेंगे गांधीयन फेज। गांधीवादी चरण जो गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाएगा। और जो गांधीवादी चरण है ये बेसिकली 1919 से 1947 तक माना जाता है गांधीयन फेज। गांधीवादी चरण जिसके मुख्य नेता होंगे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, पटेल, राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, ये सब गांधीवादी नेता होंगे जो तीसरे चरण में होंगे। अब उदारवादी और उग्रवादी चरण के बीच में एक फेज ऐसा आएगा जो हिंसा का सहारा लेगा। वो जो हिंसा का सहारा लेगा उनके लिए अभी तक उनके लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग होता था। लेकिन मुझे कंफर्म नहीं है, वर्ष 2007 में जब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में आतंकवादी क्रांतिकारी आतंकवादियों के योगदान को बताइए, तब उस समय यूपीएससी स्टूडेंट्स ने उत्तर लिखने के बजाय जबरदस्त हंगामा किया था कि हमें शर्म आनी चाहिए कि हम हमारे क्रांतिकारियों के लिए उनके लिए आतंकवादी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। मतलब जिन्होंने हिंसा के माध्यम से सहारा लिया उनके लिए ब्रिटिश आतंकवादी शब्द का प्रयोग करते थे। लेकिन चूंकि उन्होंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में हमारी आजादी के लिए बहुत बड़ी भूमिका अदा की, इसलिए हमें उनके लिए आतंकवाद शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। और आतंकवाद का शब्द प्रयोग करने से वर्तमान आतंकवाद में कहीं ना कहीं एक समानता दिखाई देती है, जबकि ऐसा नहीं था। तो उनके लिए ध्यान रखना, हम लोग शब्द क्या प्रयोग करेंगे, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी, क्रांतिकारी राष्ट्रवादी। और पहला चरण होगा 1897 से लगभग 1914 तक, उसको मैं अलग से लिख दूंगा। सेकंड फेज जो होगा उसको हम कहेंगे क्रांतिकारी राष्ट्रवादी सेकंड फेज। द्वितीय चरण होगा वो जो ये प्रथम चरण है, पहला चरण है, और ये होगा दूसरा चरण। सेकंड फेज होगा, इस दूसरे चरण को 1920 से लगभग 1934 तक माना जाता है। और सेकंड फेज में होंगे जैसे यशपाल, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद,
मास्टर सूर्य सेन, ये सब लोग इस फेज में आएंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में एक एक व्यक्ति का योगदान रहा है, एक एक संस्था का योगदान रहा है। तो पूरा हम इसको पढ़ेंगे। पहले मैंने कहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रॉपर तरीके से शुरुआत जो है वो 1885 के बाद से मानी जाती है, और इस आधार पे हम उसको 3 मुख्य भागों में बांट सकते हैं। 3 मुख्य जो है वो होंगे अहिंसात्मक चरण, अर्थात जिन्होंने बिना हिंसा का सहारा लिए राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाया। उसमें पहला होगा उदारवादी चरण, दूसरा होगा उग्रवादी राष्ट्रवादी, और तीसरा होगा गांधीवादी। और इन दोनों के बीच में, मतलब उदारवादी और उग्रवादी के बीच में एक फेज आएगा क्रांतिकारी राष्ट्रवादी प्रथम चरण। पहले इस क्रांतिकारी राष्ट्रवादी को जाना जाता था क्रांतिकारी आतंकवादी के नाम से, अब वो शब्द हटा दिया गया है और हमें उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा जो है क्रांतिकारी राष्ट्रवादी फेज सेकंड, ये 2 हिंसक चरण होंगे। लेकिन ध्यान रखना, इन्होंने मतलब जो हिंसक चरण वाले लोग हैं, इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई प्रकार की अमिट छाप छोड़ी जिसे इतिहास याद रखेगा। इन्होंने अपने व्यक्तिगत बलिदान के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में एक नया अध्याय जोड़ा, जो आधुनिक भारत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय माना जाएगा। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। तो ये होगा। और जब गांधीवादी चरण हम पढ़ेंगे तो उसी गांधीवादी चरण के पैरेलल में चलेगा एक तो वामपंथी आंदोलन, लेफ्टिस्ट मूवमेंट। हम इस वामपंथी आंदोलन को भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जो रूस की क्रांति होगी, उस रशियन रिवॉल्यूशन का प्रभाव हमारे नेशनल मूवमेंट पे आएगा, और एक मूवमेंट्स होगा जिसको हम कहेंगे लेफ्टिस्ट मूवमेंट। और इस लेफ्टिस्ट मूवमेंट ने भारत में कई किसान और मजदूर आंदोलनों को जन्म दिया, उसको भी हम पढ़ेंगे। और एक हम पढ़ेंगे जब फूट डालो राजकरों की नीति का जो एक ऐसा चरण आएगा जब अंग्रेजों के द्वारा बोई गई सांप्रदायिकता के बीज पूरे वृक्ष का रूप लेंगे और चलेगा सांप्रदायिक आंदोलन, जिसे इतिहास में पृथक राष्ट्र आंदोलन या पाक आंदोलन के नाम से जाना जाता है, जिसकी अंतिम परिणति भारत विभाजन के रूप में होगी। तो ध्यान रखना, जहां राष्ट्रीय आंदोलन का अंतिम परिणाम होगा भारत की आजादी, वहीं पाकिस्तान आंदोलन जो अंग्रेजों की फूट डालो और राजकरों की नीति का चरम था, उसका परिणाम होगा भारत का विभाजन। और चूंकि अंग्रेजों ने जब जब सकारात्मक काम किए उसके साथ साथ नकारात्मक काम किए, इसलिए जिस दिन हमें आजादी मिलेगी उसी दिन हमारे देश का विभाजन भी हो जाएगा। अर्थात जिस दिन हमारी एक आंख में आजादी के खुशी के आंसू होंगे, उसी दिन हमारी दूसरी आंख में हमारे विभाजन के दुख के आंसू भी होंगे। तो इस पूरे घटनाक्रम को हम जब बहुत शानदार तरीके से आपके सामने पेश करेंगे तो वही कहलाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। और मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको एक एक चीज आपके सामने पेश करूं कि किसका किस प्रकार से योगदान था। अगर कहीं पर अगर मुझे गांधी की भी आलोचना करनी पड़ी तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो योगदान पे कम और आलोचनात्मक पक्ष पे ज्यादा पूछे जा रहे हैं। जैसे यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, लखनऊ समझौता कांग्रेस की महान भूल थी कैसे, मतलब आलोचनात्मक पक्ष पूछा गया है। खिलाफत आंदोलन का समर्थन करना गांधी की एक बहुत बड़ी भूल थी, आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चंस हम तब कर पाएंगे जब हमें गांधी की उपलब्धियों के साथ साथ हमें इस बात का भी पता हो कि गांधी की राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहां कहां पर किस किस प्रकार की कमियां रही। तो दोस्तों, हम आज भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को शुरू करने जा रहे हैं, जिसके मैंने सबसे पहले आपको फेज बताए। अब हम सबसे पहले शुरू करने जा रहे हैं उदारवादी चरण, मॉडरेट फेज। अब देखिए, सबसे पहले
अच्छा, कई बार क्या होता है कि मैं कोई डेट लिख देता हूँ, वो लिखने में गलती हो जाती है। ऐसा अभी तक तो नहीं हुआ है, कोई एक जगह ऐसा हुआ है, फिर भी आप मैं जो बोलूँ और जो मैं लिख रहा हूँ वहाँ पर कोई तारतम्य में कमी आए तो आप कमेंट करके मुझे बता दें, मैं उसमें सुधार कर दूंगा। वैसे मैं पूरे सक्रियता के साथ केंद्रित होकर ये प्रयास करता हूं कि कोई गलत फैक्ट आपके पास न जाए। कॉन्सेप्ट तो किसी भी हालत में गलत नहीं जाएगा, लेकिन मानवीय त्रुटि हो सकती है, उसको कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो मानवीय त्रुटि भी ऐसे नहीं डेली नहीं, पूरे इतिहास के दौरान कोई एक आधी गलती हो सकती है, वो आप कोई मुझे कमेंट करके बताएंगे तो मैं उसमें सुधार कर लूंगा। लेकिन आप तक बेहतर, प्रमाणिक और विश्वसनीय सामग्री पेश करने का प्रयास हम प्रतिदिन करेंगे। अब सबसे पहले जैसे मैंने यहां पर लिखा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और इस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में हमने सबसे पहले स्टार्ट किया कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का जो पहला चरण है उसी उदारवादी चरण कहा जाता है, उसी को हम कहते हैं उदारवादी चरण, और इसी को इंग्लिश में कहते हैं मॉडरेट फेज, और इसी का हिंदी में दूसरा नाम है नरमपंथी, उदारवादी चरण। अब सबसे पहले बेसिक देखें हम, और बेसिक देखें उसमें हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये जो चरण चला इसका कार्यकाल क्या था। तो इसका जो टाइमिंग रही है वो रहा है 1885 से 1905, ये बेसिकली उदारवादियों का कार्यकाल रहा। अब एक चीज आपके दिमाग में आएगी और वो हो सकता है ऐसा है कि सर क्या उदारवादियों का जन्म 1885 में हुआ, और क्या सर उग्रवादी राष्ट्रवादियों का जन्म 1905 के बाद में हुआ या 1905 में हुआ? तो देखिए आप, जैसे आप अगर देखोगे आडवाणी युग, तो आडवाणी युग जो है वो 1980 से लेकर 2014 तक, मतलब इस समय बीजेपी में सबसे अधिक किसकी चलती है? लालकृष्ण आडवाणी की। लेकिन वर्ष 2014 के बाद स्टार्ट हो गया है मोदी युग। तो मोदी युग जो 2014 से स्टार्ट हुआ है और अभी तक चल रहा है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं क्या कि जिस समय आडवाणी युग शुरू हुआ उस समय मोदी का जन्म नहीं हुआ? नहीं, मोदी का जन्म हो चुका है, लेकिन मोदी की भारतीय राजनीतिक मंच पर चलना शुरू कब से होगी? तो होगी 2014 से। मतलब उन्हें भारतीय रंगमंच पर, भारतीय राष्ट्रीय मंच पर काम करने का मौका कब से मिला है? तो उत्तर होगा 2014 से। क्या 2014 से जब मोदी युग शुरू हुआ है तो क्या आडवाणी की मृत्यु हो गई? नहीं, वे जिंदा हैं, लेकिन अब उनकी चलती नहीं है, अर्थात राष्ट्रीय स्तर पर जो डिसीजन मेकिंग है अब उसमें उनकी भूमिका बहुत कम या नगण्य है। तो आडवाणी युग अपने समय में बड़ा युग रहा जिसमें बीजेपी ने विपक्ष के तौर पर भी और बाद में सरकार के स्तर पर भूमिका अदा की, लेकिन वर्तमान में मोदी युग चल रहा है जिसमें भारतीय राजनीति में सबसे अहम रोल नरेंद्र मोदी जी का है। तो ऐसे ही मैं कहना चाह रहा हूं कि उदारवादी चरण और उग्रवादी नेता, जिस समय उदारवादियों का चल रही है उस समय उग्रवादी भी है लेकिन उनकी चलती नहीं थी, और जिस समय उग्रवादियों की चलना शुरू होगी उस समय उदारवादियों की राजनीति समाप्ति की ओर होगी। तो उसी को हम देखेंगे। तो यहां पर ये देखने का प्रयास करें सबसे पहले कि 1885 से 1905 तक के फेज को उदारवादी चरण के नाम से जाना जाता है। फिर हम देखें कि इसका स्वरूप कैसा था, मतलब ये नेचर में कैसा था। तो ये नेचर में अहिंसात्मक था, ये नेचर में अहिंसात्मक था। तीसरा फेज होगा कि यार इसके प्रसिद्ध नेता कौन कौन थे, उदारवादियों के प्रसिद्ध नेता कौन कौन थे। तो यहां पर आपका होगा उदारवादियों के प्रसिद्ध नेता, तब आपका उत्तर होगा दादा भाई
नौरोजी, दादाभाई नौरोजी। दिनशा वाचा, ये भी नेता है, दिनशा वाचा। फिरोज शाह मेहता, ये बहुत बड़े वकील थे, फिरोज शाह मेहता। हालांकि दादाभाई नौरोजी बहुत बड़े वकील थे, फिरोज शाह मेहता। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। पंडित आनंद चार्लू। ये बहुत सारे लीडर हैं, सबके नाम नहीं लिख पाऊंगा, सिर्फ इंपॉर्टेंट लीडर्स के मैंने नाम लिखे, जैसे दादाभाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, दिनशा वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित आनंद चार्लू, घोष। ऐसे बहुत सारे लीडर थे जिनके मैंने नाम यहां पे दिए हैं। अब उसके बाद में आएगा कि सब जो उदारवादी चरण था, उस उदारवादी चरण के उद्भव के कारण क्या थे, इसके उद्भव के कारण क्या थे? तो ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता है कि 1885 में राजनीति शुरू की और 1885 में जन्म हो गया, नहीं। 1885 में राजनीति में शिखर पे पहुंच गए, एक लंबी कहानी होती है। उद्भव के कारण होंगे, जैसे नंबर 1, लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियां, उन्होंने भारत में राष्ट्रवाद को पैदा करने में अपना अहम रोल अदा किया था। जैसे अब लॉर्ड लिटन की जो प्रतिक्रियावादी नीतियां थी वो क्या थी, जैसे आप देखोगे, जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट। ये दूसरा, उसी समय भारत में भयंकर अकाल पड़ना और उन अकालों में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रॉपर व्यवस्था नहीं की गई थी, तो भारत में भयंकर अकाल। तीसरा, ब्रिटिश की शोषणपरक नीतियां, ब्रिटिश की शोषणपरक नीतियां। चौथा होगा भारतीयों में बढ़ता आत्मविश्वास, भारतीयों में बढ़ता आत्मविश्वास एवं शिक्षा में बढ़ोतरी। तो ध्यान रखना, शिक्षा में और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन उसके अनुरूप जो है रोजगार नहीं मिला है, तो ये भी कारण होगा। साथ ही साथ जैसे आप और भी डाल सकते हो, भारतीयों की सत्ता में भागीदारी न होना। तो ये पॉइंट्स कुछ होंगे जो इनके उद्भव के कारण होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके दिमाग में चल रहा होगा वो बिंदु है कि सर उदारवादियों को, आपके दिमाग में प्रश्न आएगा कि सर उदारवादियों को उदारवादी क्यों कहा जाता है? तो मैंने यहां लिखा, इनको उदारवादी क्यों कहा जाता है? उदारवादी क्यों कहा जाता है, इसको हम देखने का प्रयास करें कि इन्हें उदारवादी क्यों कहा जाता है। Why they known as moderates, या उन्हें नरमपंथी क्यों कहा जाता है? तो ध्यान रखना, उन्हें उदारवादी दो कारणों से कहा जाता है। उन्हें उदारवादी दो कारणों से कहा जाता है। एक तो साध्य, अर्थात उस समय उनकी जो डिमांड्स हैं, मांगे, इनकी डिमांड्स जो थी वो उदार थी। पहला पॉइंट तो आप ये लिखेंगे। दूसरा आप देखोगे कि इनके जो साधन हैं, मतलब अपनी मांग को रखने के जो साधन हैं, वो साधन भी उदार थे, साधन भी उदार थे। और तीसरा वो वैचारिक सैद्धांतिक दृष्टिकोण से भी लिबरल थे। इसका मतलब क्या हो?
सबसे पहले हम लास्ट पॉइंट का उत्तर निकालने का प्रयास करें। वैचारिक सैद्धांतिक का मतलब क्या होगा? वैचारिक सैद्धांतिक का मतलब होगा कि इन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था। मतलब इन्हें यह पूरा विश्वास था कि अंग्रेज हमारे साथ न्याय कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट होगा ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था। मतलब उनका वैचारिक सैद्धांतिक पहला पॉइंट जो है, उनका ये सिद्धांत है, उन्हें विश्वास था कि ब्रिटिश न्यायप्रिय होते हैं। अतः ब्रिटेन में जैसा शासन व्यवस्था है वैसी शासन व्यवस्था भारत में भी हो सकती है, क्योंकि अंग्रेज न्यायप्रिय होते हैं। और क्योंकि इस चरण के जितने नेता हैं, जैसे फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, स्पेशली दादा भाई नौरोजी ने बहुत नजदीक से अंग्रेजों को देखा था, क्योंकि उनका अधिकांश समय लंदन में बीता था। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी सोच थी कि अंग्रेज जैसा ब्रिटेन में कर रहे हैं वैसा भारत में भी कर सकते हैं। हालांकि इसकी हम आलोचना करेंगे कि कहीं ना कहीं उदारवादियों को औपनिवेशिक शासन की समझ थोड़ी कम थी। कैसे कम थी? हालांकि धन निष्कासन का सिद्धांत भी उन्होंने दिया है, लेकिन फिर भी वो चूक कर गए। तो पहला पॉइंट होगा कि उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था। इसलिए जब ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था तो उन्हें इस बात का विश्वास था कि हमें अंग्रेजों से जो मांगे करनी है वो संवैधानिक तरीके से रखनी है। तो वो संवैधानिक रास्ते पर ही चलकर अपनी मांगे रखना चाहते थे। तो आप देखिए, दूसरी बात, आपके सर वो मांग रखते कैसे थे? तो मांग रखते थे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से उन्होंने एक प्रार्थना पत्र पेश किया। मतलब जो भी समस्या है उसके लिए एक एप्लीकेशन उन्होंने संबंधित ऑफिस में दी या वाइसरॉय को दी। जब उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई तो फिर उन्होंने शपथ पत्र दिया। जब शपथ पत्र पे कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने उस पर एक स्मरण पत्र दिया, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। जब उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो उन्होंने अपना एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, अपना एक डेलीगेशन वहां पर भेजा, प्रतिनिधि मंडल भेजा, डेलीगेशन, कि आप देखो, सबसे पहले जब उन्हें कोई भी शिकायत है तो उस शिकायत को करने के लिए उन्होंने हिंसा का सहारा नहीं लिया, बल्कि अहिंसात्मक तरीके से उस काम को किया। अब अहिंसात्मक में भी आती है हड़ताल, प्रदर्शन। वो नहीं, वो तो उग्रवादी राष्ट्रवादी करेंगे। इन्होंने जो अपनी डिमांड है उसको भी बहुत संवैधानिक तरीके से रखा। क्यों? क्योंकि इन्हें अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास था। ध्यान रखना, यही कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा उदारवादी और उग्रवादियों में। उदारवादियों को ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास था, जबकि उग्रवादी राष्ट्रवादियों को ब्रिटिश न्यायप्रियता में विश्वास नहीं था। अब देखिए आप, अब उन्होंने साधन क्या लिया? प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन, शपथ पत्र, रिमाइंडर, डेलीगेशन। इसके माध्यम से वो अपनी बात रखते थे। ध्यान रखना, जो प्रार्थना पत्र लेके आते थे तो उसके बाद घंटों घंटों वाइसरॉय के ऑफिस के बाहर बैठे रहते थे। फिर वो रिमाइंडर देने जाते थे, फिर डेलीगेशन लेके जाते थे, और उनका डेलीगेशन की घंटों घंटों सुनवाई नहीं होती थी, वो वापस उठकर आ जाते थे। तो उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने उदारवादियों की राजनीति को क्या कहा कि इससे अच्छा है कि तुम भीख मांग लो। मतलब उग्रवादी राष्ट्रवादियों ने उदारवादियों की राजनीति को भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। तो ये भी हमें पॉइंट पता होना चाहिए। तो ये पॉइंट होंगे। अब डिमांड्स, तो ध्यान रखना, जो उदारवादी हैं उनकी मांगे, क्या उदारवादियों की 1885 के आसपास ये मांग है कि हमें भारत की आजादी चाहिए? नहीं। उनकी मांग क्या है? देखिए आप, उनकी मांग है कि सिविल सेवा में
सुधार किया जाए, सिविल सेवा में सुधार किया जाए। जैसे हम लोग जानते हैं कि 1878 के आसपास सिविल सेवा में भारतीयों के लिए एज 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। तब चूंकि भारतीयों का एग्जाम देना मुश्किल हो गया, इसलिए उदारवादियों का कहना था कि सिविल सेवा की अधिकतम आयु को बढ़ाया जाए ताकि हम भी एग्जाम में बैठ सकें। विधान वायसरॉय की जो कार्यकारिणी है, जो काउंसिल है, उसमें भारतीयों को जगह दी जाए। दूसरा होगा वायसरॉय की कार्यकारिणी। तीसरा होगा इसी प्रकार सरकार लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाए, लोक कल्याणकारी योजनाएं चलाएं। चौथा आप लिख सकते हो, चौथा पॉइंट भी, कि इनकी ये भी डिमांड थी, चौथा पॉइंट। तो पहला पॉइंट था सिविल सेवा में सुधार किया जाए, वायसरॉय की कार्यकारिणी में भारतीयों को लिखा जाए, और जो आगे चलकर विधान परिषद होंगे उन विधान परिषदों के अंदर भी भारतीयों को शामिल किया जाए, उन विधान परिषदों के अंदर भी भारतीयों को शामिल किया जाए। लोक कल्याणकारी योजनाएं चला जाए, किसानों को महाजनों के चंगुल से मुक्त किया जाए, किसानों को महाजनों के चंगुल से मुक्त किया जाए। मुझे तो नहीं लगता यहां पर कोई ऐसी मांग हो जिसको हम क्रांतिकारी कह सकते हो। मतलब इन मांगों को अंग्रेज स्वीकार कर सकते थे, इसलिए इनकी डिमांड्स को इतिहासकारों ने उदार मांगे कहा है। अब आपसे पूछे कि उदारवादी चरण को उदारवादी क्यों कहा जाता है? उदारवादी चरण को उदारवादी उनकी मांगों एवं मांगों को रखने का तरीका और मांग को रखने के तरीके के पीछे वैचारिक सैद्धांतिक संकल्पना भी उदार होने के कारण इन्हें उदारवादी कहा जाता है। अर्थात उनकी मांगे भी उदार थी, मांगों को रखने का तरीका भी उदार था, और उसके पीछे काम कर रही वैचारिक सैद्धांतिक विचारधारा भी उदार थी। इस कारण से उन्हें उदारवादी कहा जाता है। और इस क्रम में उदारवादियों का सबसे बड़ा नाम था दादाभाई नौरोजी। ब्रिटिश शासन में इन्हें विश्वास था, इन्हें पक्का विश्वास था कि ब्रिटिश भारत में सुधार कर सकते हैं। अब एक पॉइंट आपसे पूछे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पूरे का जो मैंने अभी तक बताया। एक आपसे भी पूछे कि उदारवादियों का योगदान क्या था, आपसे ये पूछे कि उदारवादियों का योगदान क्या था, द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉडरेट्स, उदारवादियों का योगदान क्या था। तो उदारवादियों को योगदान में कुछ पॉइंट्स में बताऊंगा आपको। नंबर 1, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव को तैयार किया, जो फाउंडेशन है नींव को तैयार किया, एवं उसके सामाजिक आधार की संकल्पना की, एवं उसके सामाजिक आधार की संकल्पना की। यह पहला योगदान होगा। दूसरा योगदान मैं बताऊंगा, समझाऊंगा आपको आगे। दूसरा उनका सबसे बड़ा योगदान है धन निष्कासन का सिद्धांत। अर्थात उन्होंने सबसे पहले बताया कि किस प्रकार भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है और भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ रही है। तीसरा, राजनीतिक जागरूकता। उन्होंने भारतीयों में राजनीतिक जागरूकता लाने में अहम भूमिका अदा की। नंबर 4, ब्रिटिश के सामने मांगे रखने की हिम्मत की, मांगे रखने की हिम्मत की। इन्हीं के कारण से राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार तैयार हुआ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव पड़ी। इन्होंने राजनीतिक जागरूकता पैदा की। इन्होंने कांग्रेस के सम्मेलन के माध्यम से देश के कोने कोने में कांग्रेस अधिवेशन करके कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों का विकास किया, उन्हें आपस में जोड़ा, जिससे राष्ट्रीयता बहुत तेज गति से स्थापित हुई।
उदारवादी वो पहले थे जिन्होंने पाश्चात्य आधार पर आधुनिक भारत का निर्माण करने का प्रयास किया। हालांकि आगे वालों की तुलना में इनका योगदान कम दिखाई देता है, परंतु इनके योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से इनकी अहम भूमिका रही और इसमें सबसे बड़ी भूमिका थी दादाभाई नौरोजी की। अब थोड़ा सा हम देखें दादाभाई नौरोजी को। दादाभाई नौरोजी को कि दादाभाई नौरोजी से हमारा प्रश्न क्या बन सकता है। दादाभाई नौरोजी, तो चीजें आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले मैंने यहां पर लिखा दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी, सबसे पहले हम इनके बारे में एकदम बेसिक चीजें देखेंगे। दादाभाई नौरोजी का जन्म 1825 के आसपास बॉम्बे में हुआ था। वे पारसी समुदाय से थे। तो सबसे पहले नौरोजी जो है ये पारसी समुदाय से थे। जब ये 4 वर्ष के थे तब इनके पिताजी का निधन हो गया, परंतु इनकी मां ने इन जो अशिक्षित थी, अर्थात उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं कर की थी, इसके बावजूद उन्होंने इन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई। ये उस जमाने में बॉम्बे के एल्फिंस्टन कॉलेज में पढ़े और वहां से शिक्षा प्राप्त करते आगे बढ़े और उस जमाने में एल्फिंस्टन कॉलेज के गणित के बहुत अच्छे टीचर बने। वहां पर लंबे समय तक उन्होंने नौकरी भी की, लेकिन समय के हिसाब से वो लगातार अपने आप में परिवर्तन करते गए और लंदन पहुंच गए। उनके योगदान को आप ऐसे देख सकते हो। तो पहला मैं दिखाऊं आपको नंबर 1, नंबर 2, उन्होंने पारसी धर्म में सुधार के लिए रहनुमाई माजदाइन सभा की स्थापना की। रहनुमाई माजदाइन सभा की स्थापना की जो बेसिकली पारसी समुदाय से संबंधित थी। रहनुमाई माजदाइन सभा। तीसरा, इस रहनुमाई माजदाइन सभा की एक पत्रिका चलती थी राफ्ट गोफ्तार, जिसके माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को रखा। इन्होंने लंदन में जाकर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की, जिसकी डेट कुछ बुक्स में 1866 और कुछ में 1867 दी गई है, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, जिसकी स्थापना इन्होंने भारत से बाहर जाकर लंदन में की और भारतीयों की समस्याओं को इस मंच के माध्यम से रखा। दादाभाई नौरोजी एक प्रसिद्ध वकील थे और लंबे समय तक वो लंदन में रहे। तो इससे पहले हम ये कह सकते हैं कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना में उनकी बड़ी भूमिका रही। कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका, और यह भी ध्यान रखना कि उन्हीं के सुझाव पर कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया। उसके बाद 1886, 1893 और 1906 वो 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। वो पहले कांग्रेस अध्यक्ष थे जिन्होंने अध्यक्ष रहते हुए कांग्रेस के मंच से स्वराज की घोषणा की। 1892-93 में, स्पेशली 1892 में वो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। पहले भारतीय जो लिबरल पार्टी की ओर से ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने वो दादाभाई नौरोजी थे। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। कुछ और बेसिक पॉइंट, जैसे आपसे पूछे कि भारत का वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है, द ग्रैंड ऑल्डमैन। वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है, द ग्रैंड ऑल्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं, वयोवृद्ध नेता। तो उत्तर होगा दादाभाई नौरोजी। और दादाभाई नौरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। उन्होंने ही लंदन में जाकर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की ताकि भारतीयों की आवाज को वहां पर उठाया जा सके।
लेकिन दादाभाई नौरोजी का सबसे बड़ा योगदान जो है वो 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में तो है ही है, साथ ही साथ राष्ट्रीय आंदोलन की नींव तो रखी है। उसके अलावा 1901 में एक प्रकाशित हुई उनकी पुस्तक का एक अंश था जो कई बार ऐसे के रूप में भी आता है, वो था भारत में गरीबी एवं गैर ब्रिटिश शासन। भारत में गरीबी एवं गैर ब्रिटिश शासन के नाम से 1901 में उनका ये लेख छपा था। बाद में इसने बुक का रूप लिया 1901 के अंदर, भारत में गरीबी एवं गैर ब्रिटिश शासन। अब इसी को हम कहते हैं पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इसका मूल रूप था, इंग्लिश वर्जन था, ये इंग्लिश में आया था, हिंदी में वर्जन हुआ था उसका। तो आप देखिए यहां पर 2 वर्ड है और वो भारत से संबंधित है। पहला है गरीबी, मतलब नौरोजी इस रूप में पहले इतिहासकार भी हुए जिन्होंने भारतीय गरीबी का बहुत बेहतर तरीके से विश्लेषण प्रस्तुत किया और उन्होंने कहा कि भारत में गरीबी क्यों बढ़ती जा रही है। उसके पीछे का कारण उन्होंने बताया कि किस प्रकार भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, अर्थात भारत में जो सरकार है वो बेसिकली अंग्रेजों के हाथ में है और वो सरकार भारत का राजस्व बाहर लेके जा रही है और उसी राजस्व से वो वस्तुओं खरीदती है। ये मैंने आपको समझा दिया था। हम कहते हैं कि उन्होंने जो सिद्धांत प्रेजेंट किया उसी को कहते हैं हम धन निष्कासन का सिद्धांत, ड्रेन वेल्थ थ्योरी। मतलब उन्होंने धन निष्कासन के सिद्धांत के माध्यम से ये बताया कि किस प्रकार से भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है, जिसके कारण भारत में गरीबी एवं बेरोजगारी बढ़ रही है। ये बहुत अच्छा एनालिसिस उन्होंने किया था। और यहां पर गौर करने वाला बिंदु क्या है, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया कि आरंभिक राष्ट्रवादियों ने किस प्रकार आर्थिक राष्ट्रीयता को पैदा किया। तो आरंभिक राष्ट्रवादी मतलब दादाभाई नौरोजी या उदारवादी। आरंभिक राष्ट्रवादी अर्थात उदारवादी और उदारवादियों के प्रसिद्ध नेता दादाभाई नौरोजी ने तत्कालीन भारत में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया नामक अपने एक निबंध के माध्यम से उन्होंने बेहतर विश्लेषण करते हुए बताया कि किस प्रकार भारत का धन भारत से बाहर जा रहा है और इसके कारण भारत में गरीबी और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इसी को इतिहास में धन निष्कासन का सिद्धांत भी कहा जाता है। यहां यह उल्लेखनीय है कि नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत ऐसे समय प्रस्तुत किया जब भारत संगठित नहीं था, अर्थात भारत अनेक रियासतों और रजवाड़ों में बटा हुआ था, लेकिन फिर भी वो एक एकीकृत भारत की तस्वीर पेश करते हैं। उस समय बंगाली को यह पता नहीं था कि पंजाबी उसी का भाई है और पंजाबी को इस बात का पता नहीं था कि मराठी उसका भाई है, लेकिन उन्होंने इन सब को यह बताया कि किस प्रकार किस क्षेत्र का धन किस प्रकार से बाहर जा रहा है। अर्थात उन्होंने आर्थिक सिद्धांत के माध्यम से राष्ट्रीयता को पैदा करने का प्रयास किया। इसलिए आरंभिक राष्ट्रवादियों ने आर्थिक राष्ट्रीयता के माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन में अपनी भूमिका अदा कर दी और इस क्रम में दादाभाई नौरोजी के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया था ये, और क्वेश्चन क्या था कि आरंभिक राष्ट्रवादियों ने किस प्रकार आर्थिक राष्ट्रीयता में योगदान दिया। तो उसका उत्तर इस प्रकार से होगा, नहीं है तो मैं फिर आपके सामने ब्रीफ करूंगा इसको। तो ये पहला पॉइंट होगा। दूसरा देखो, नौरोजी ने एक और जहां बेहतरीन सिद्धांत पेश किया है, मैं इतिहास के सबसे बेहतरीन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत मानता हूं धन निष्कासन का सिद्धांत। लेकिन एक छोटी सी गलती वो करते हैं और उनकी गलती केवल इतनी है कि वो उनसे वफा करते हैं जो हमसे बेवफा हो गए। अर्थात उन्हें उनमें विश्वास था
जिन्होंने हमारे साथ विश्वासघात किया। और हमारे साथ विश्वासघात किसने किया? अंग्रेजों ने किया। उन अंग्रेजों के अंदर किसको विश्वास है? नौरोजी को विश्वास है। अगर नौरोजी को विश्वास नहीं होता तो शायद गांधी के कद से भी बड़ा कद हिंदुस्तान के अंदर दादाभाई नौरोजी का होता। लेकिन अंतर केवल इतना होगा कि नौरोजी अपनी बात बताने के लिए लंदन जाएंगे और गांधी अपनी बात बताने के लिए भारत की जनता के बीच में जाएंगे। इसलिए कहते हैं गांधी आधुनिक भारत के इतिहास की पहली शख्सियत थी जिन्होंने इस बात को पहचाना कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि गांधी पहली शख्सियत थे, आधुनिक भारत की पहली शख्सियत थी जिन्होंने इस बात को पहचाना कि भारत की आत्मा अर्थात भारत की बहुसंख्यक जनसंख्या गांव में बसती है। अतः गांव को जगाकर न केवल राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार तैयार किया जा सकता है, बल्कि अंग्रेजों को अधिकतम रेवेन्यू भी गांव से जाता है। इसलिए गांव जगा दीजिए तो रेवेन्यू मिलना बंद हो जाएगा, और रेवेन्यू मिलना बंद होगा तो अंग्रेज आर्थिक रूप से कमजोर होंगे, और जब अंग्रेज आर्थिक रूप से कमजोर होंगे तो अंग्रेज बाहर चले जाएंगे, भारत छोड़ देंगे। यहां आप देखिए धन निष्कासन का सिद्धांत नौरोजी ने प्रेजेंट किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें अंग्रेजों के शासन में विश्वास है। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी पेश कर रहा है, विरोधाभास पैदा हो रहा है कि एक तरफ वो कह रहे हैं कि धन का निष्कासन हो रहा है। धन का निष्कासन तभी तो हो रहा है जब उन्होंने हमें उपनिवेश समझा और अपने आप को गृह राज्य समझा। अब दूसरा सिद्धांत क्या देखिए आप, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ है भारत में गैर ब्रिटिश शासन। इसका अर्थ है भारत में गैर ब्रिटिश शासन। तो इसको मैं समझाऊं, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझिए कि नौरोजी का अधिकांश समय, मैं पूरा लिख नहीं पाऊंगा, आप सुनना। नौरोजी का अधिकांश समय ब्रिटेन में बीता था, और ब्रिटेन में रहते हुए उन्होंने देखा कि जहां ब्रिटिश शासन समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित है, वहीं भारत में ब्रिटिश शासन, देखो ये बात को पहचानते हैं कि भारत के अंदर भी ब्रिटिश शासन है और ब्रिटेन के अंदर भी ब्रिटिश शासन है, लेकिन भारत में जो ब्रिटिश शासन है वो असमानता, अन्याय और अत्याचार पर आधारित है। अत्याचार पर आधारित है। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, नौरोजी का अधिकांश समय ब्रिटेन में बीता था, और ब्रिटेन में रहते हुए उन्होंने देखा कि जहां एक ओर ब्रिटिश शासन समानता, स्वतंत्रता और न्याय पर आधारित था, वहीं दूसरी ओर उन्होंने भारत में भी महसूस किया कि भारत में भी ब्रिटिश शासन है, परंतु ये असमानता, अन्याय और अत्याचार पर आधारित है। अतः दोनों शासन का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए उन्होंने भारत में ब्रिटिश शासन को गैर ब्रिटिश शासन की संज्ञा दी, और इस बात को बताने के लिए वे लंदन गए। तो जाहिर सी बात है, यह बिंदु ये बताता है कि नौरोजी का जो अति विश्वास ब्रिटिश में था, वो ये भूल गए कहीं ना कहीं कि भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, और एक उपनिवेश का हमेशा गृह राज्य के हित में शोषण किया जाता है। इसलिए भारत में यदि ब्रिटिश शासन द्वारा किसी प्रकार का शोषण हो रहा है तो वो उन्हीं ब्रिटिश के इशारे पे हो रहा है जिनको बताने के लिए वो गए। ये कहीं ना कहीं दादाभाई नौरोजी की औपनिवेशिक शासन के प्रति समझ, थोड़ी कम समझ की ओर संकेत करता है। फिर भी हम राष्ट्रीय आंदोलन में दादाभाई नौरोजी की भूमिका को नजरअंदाज नहीं कर सकते। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का सामाजिक आधार तैयार करने, आर्थिक राष्ट्रीयता को पैदा करने और धन निष्कासन जैसे सिद्धांत को देने में अपना अहम रोल अदा किया था। तो दोस्तों, आज इतना ही हम करेंगे। कल अगेन इसके आगे फिर मिलेंगे।
जय हिंद, जय भारत।